जय हिंद। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में, जिससे संबंधित अलग अलग परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। खास करके बीपीएससी और बिहार से संबंधित अन्य एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी इत्यादि बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस अनुसार ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए चलते हैं अपने प्रमुख बिंदु की ओर, जिसमें हम बिहार के मैप के बारे में जानेंगे। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता है। बिहार के उत्तर में बात करें तो बिहार उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। झारखंड बिहार का ही हिस्सा है, जो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में नदियों के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है। बिहार में नदियों के प्रवाह का मुख्य कारण उत्तर में हिमालय है। उत्तर में ये हिमालय श्रेणी जो नेपाल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक गया हुआ, और दक्षिण में पठारी क्षेत्र हैं नदियों के प्रवाह के कारण बिहार में। तो इस आधार पर बिहार में नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक जो नदियाँ होती है वो हिमालयन नदियाँ होती है, हिमालयन नदियाँ, और दूसरी होती है पठारी नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ। यानी कि अब हम इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे तो हिमालयन नदियाँ वो होती है जो हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद वो गंगा में मिल जाती है, उसे हिमालयन नदियाँ कहते हैं। और पठारी नदियाँ उसे कहते हैं जो पठारी क्षेत्र से निकलती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद गंगा में मिल जाती है। अब हिमालयन नदियों की ये विशेषता होती है कि हिमालयन नदियों में सालों भर पानी लबालब भरा रहता है, और पठारी नदियों में पानी हमेशा भरा नहीं रहता है। ये वर्षा आधारित नदियाँ होती है जो बारिश के दिनों में पूरा पानी भरा रहता है, और बारिश जिस दिन में नहीं होती है उस दिन में पानी इसमें नहीं रहता है, सूखा पड़ जाता है। हिमालयन नदियाँ युवा नदियाँ कहलाती है, चूँकि हिमालय का उत्पत्ति जो है हाल में ही बताया जाता है, तो इधर से बहने वाली जो भी नदियाँ हैं वो युवा नदियाँ कहलाती है। और युवा होने के कारण ही ये मिट्टी कटाव करते हुए इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी सर्पीले आकार में चलते हुए चलती है। इसी कारण इस उत्तरी भाग से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो रास्ता बहुत बदलती है, और पठारी क्षेत्र से जो नदियाँ आती है वो रास्ता नहीं बदलती है, और ये सूखी नदियाँ रहती है, अस्थाई नदियाँ रहती है, जहाँ पर एक बार बहती है वहीं से बहती है, और ये वृद्ध नदियाँ कहलाती है। अब हम चलते हैं बिहार में प्रमुख बहने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। तो नदियों का बहने का मुख्य कारण ये है कि बिहार को ऐसे अगर हम इसको मैप में ऐसे देखें क्षैतिजता, तो बिहार एक तरह से ऐसे बीच में ढलान है और किनारे किनारे ऊंचा है। यानी कि अगर इधर हम हिमालय की क्षेत्र मान लें और इधर ये पठारी क्षेत्र मान लें, तो ऐसे ये ऊंचा है पठारी, ये हिमालय ऊंचा है, यानी कि इधर ऊंचा है इधर ऊंचा है, और बीच में ये यानी कि ये गंगा नदी बह रही है, तो ये बीच में गंगा बह रही है। एक घाटी के तरह है, घाटी के तरह, जैसे घाटी बीच में नीचा रहता है, किनारे किनारे पहाड़ियाँ रहती है, वैसे ये है। तो इसी कारण बिहार की जो भी नदियाँ है वो बहते हुए बीचों बीच से जाती है, गंगा में मिल जाती है, और किनारे ऊंचा है, बीच में ढलान है, इधर ऊंचा इधर ऊंचा, बीच में ढलान है, तो इधर से ढल करके इधर गंगा में आएगी, इधर से ढल करके इधर गंगा में आएगी। तो इसी कारण बिहार में नदियाँ
बहती है, यानी कि बह करके गंगा में मिल जाती है, गंगा बीचों बीच जाती है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो है ये गंगा नदी है, गंगा नदी है, गंगा जी। और इसके बाद हम जानेंगे कि उसके बाद ये घाघरा नदी यहाँ से बहती है आकर के बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। ये घाघरा नदी है, जिसको उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं, सरयू, जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो ये घाघरा नदी। उसके बाद से गंडक नदी पश्चिमी चंपारण से होते हुए यहाँ सोनपुर के पहलेजा घाट पर आकर के मिलती है ये गंडक नदी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ये बूढ़ी गंडक के बारे में। बूढ़ी गंडक का मैप इस प्रकार है कि ये पश्चिमी चंपारण से ही निकलती है, पश्चिमी चंपारण से निकलते हुए गंगा में प्रवेश करती है बूढ़ी गंडक। उसके बाद बात करते हैं हम बागमती के बारे में। बागमती नेपाल से निकलते हुए ये कमला नदी में जाकर मिलती है। पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी, पहले ये बागमती जो नदी है, बागमती, ये पहले बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब ये जाकर के कमला नदी में मिल जाती है और कमला नदी कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है। ये कमला नदी है, कमला। और उसके बाद कोसी नदी में ये जाकर के मिल जाती है, यहाँ खगड़िया के आसपास जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये बागमती पहले कमला में मिलती है, कमला फिर कोसी में जाकर मिल जाती है। कोसी की विशेषता ये है कि ये बहुत रास्ता बदलती रहती है। और इस अगली नदी की बात करें तो अगली नदी महानंदा नदी है जो किशनगंज से होते हुए भागलपुर में प्रवेश करके फिर बिहार से निकल जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके तब गंगा में जाकर के मिलती है। ये महानंदा नदी है, महानंदा। ये गलती मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये महानंदा नदी है, कोई महानदी लिख देता है, महानदी बिहार में नहीं बहती है। तो ये क्वेश्चन ये पूछता है बिहार के कई एग्ज़ामों में कि वह कौन सी नदी है जो बिहार में सबसे पूर्व में बहती है। तो ये महानंदा नदी है जो बिहार के सबसे पूर्व में बहती है। अब हम बात करने वाले हैं बिहार के दक्षिणी नदियों के बारे में या पठारी नदियों के बारे में। इसमें सबसे पहले कर्मनाशा नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर बहती है, और ये कर्मनाशा नदी है। ऐसा ये माना जाता है, ये मिथ है कि कर्मनाशा नदी में नहाने से जो भी पुण्य कर्म किए रहेंगे, कर्म जितना भी रहेगा, कर्मनाशा नदी में जो नहाता है वो धुल जाते हैं, कर्महीन हो जाता है लोग। तो ऐसा दो माना जाता है, मिथ है कि गंगा नदी में नहाने से काम किए रहते हैं वो कट जाते हैं, पुण्य में बदल जाते हैं, और कर्मनाशा नदी में नहाने से जो भी पुण्य कर्म किए रहते हैं वो कट जाता है। अब हम बात करते हैं अगला नदी सोन के बारे में। सोन जो गंगा से ये सोन नदी है, सोन नदी जो गंगा से दानापुर में मिलती है। और उसके बाद पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी ये दक्षिण की ओर से बहते हुए यहाँ पर फतुहा में जाकर जो पटना के पास है, यानी कि यहाँ पर पटना है और ये फतुहा पटना में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद फल्गु नदी है, ये पुनपुन ये फल्गु नदी जो जाकर के फतुहा में पुनपुन से मिलती है, उसके बाद से फिर गंगा में प्रवेश करती है। फल्गु नदी को दूसरे नाम से निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। बोधगया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये फल्गु नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम किउल नदी के बारे में। किउल नदी के बारे में जो झारखंड की ओर से बहते पलामू से निकलती है, किउल होते हुए गंगा में जा कर के मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अजय नदी के बात करते हैं। अजय नदी बिहार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके तब गंगा में जा कर के मिलती है। ये अजय नदी है। यही एक नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है। सब नदी मतलब कि पठारी क्षेत्र की नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, लेकिन यही एक अजय नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और गंगा में जा कर के मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे बिहार के नदियों के विस्तृत जानकारी के बारे में, जो आगे चार्ट में बताएंगे। आइए चार्ट में हम समझते हैं बिहार के नदियों, उत्तरी नदियों के बारे में। चार्ट में सबसे पहले हम गंगा के बारे में समझेंगे। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री उत्तराखंड में होता है और ये बिहार के चौसा नामक स्थान पर बक्सर ज़िले में पड़ता है। वो बिहार में प्रवेश करता है और इसका मुहाना जो है संगम, वो मुहाना बंगाल के खाड़ी यानी कि बंगाल के खाड़ी में जा कर के इसका अंत हो जाता है, गिरती है। और ये कुल बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई बोले तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा को ही माना जाता है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम अगला नदी के बारे में बात करेंगे। अगली नदी है घाघरा नदी, जो उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। और ये मानसरोवर तिब्बत के नामपा श्रेणी से ये इसका उद्गम स्थान है। और उसके बाद इसका मुहाना गंगा में ये मिल जाती है छपरा में आकर के। ये टोटल 83 किलोमीटर बिहार में ये दूरी तय करती है और ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी नेपाल के मध्य हिमालय से निकलती है। इसका उद्गम स्थान नेपाल के मध्य हिमालय से है और ये सोनपुर के पहलेजा घाट पर आकर के गंगा में मिल जाती है। इसका बिहार में टोटल लंबाई है 260 किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी जो पश्चिमी चंपारण बिहार में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और खगड़िया में ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। ये बिहार में टोटल 320 किलोमीटर दूरी तय करती है। आगे हम बात करते हैं बागमती नदी के बारे में। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से उत्पन्न होती है, नेपाल के महाभारत श्रेणी से उत्पन्न होती है और ये बिहार में आकर के कमला के साथ कोसी में मिल जाती है, जो भागलपुर में जाकर के मिलती है। और ये कुल टोटल 394 किलोमीटर टोटल दूरी बिहार में तय करती है। उसके बाद है कमला नदी, जो ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से ही इसका उद्गम स्थान है और ये कोसी में जा कर के मिल जाती है। ये भी भागलपुर में मिलती है। इसका कुल लंबाई लगभग वही 260 किलोमीटर 250-60 किलोमीटर के लगभग होगा। अब आगे बात करते हैं कोसी नदी के बारे में, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का अभिशाप कहा जाता है, जो वर्षा के दिनों में बहुत तबाही लाती है। ये रास्ता बदलने के लिए माहिर नदी है। ये रास्ता बहुत बदलती है, ये किधर कटाव कर लेती है पता नहीं चलती है। जब इस नदी में बाढ़ आता है तो जान मान का बहुत हानि होता है। ये सप्तकोशी की नामक स्थान गुसाई स्थान है, नेपाल में जो पड़ता है, वहाँ से निकलती है और ये कुर्सेला कटिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है। यह टोटल 260 किलोमीटर बिहार में दूरी तय करती है। आगे हम बात करते हैं महानंदा के बारे में। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, जो वेस्ट बंगाल से निकलती है। इसका उद्गम स्थान वेस्ट बंगाल में है, जो आगे बिहार में प्रवेश करती है। यानी कि ये अगर बात करें तो ये बिहार का नक्शा हो गया, ये गंगा हो गया और ये यहाँ से निकलती, यानी कि दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती हुई आ कर के बिहार में
प्रवेश करके फिर वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है और पश्चिम बंगाल के मालदा नामक स्थान पर जा कर के गंगा में पुनः मिल जाती है। ये है बिहार की उत्तरी नदियाँ। अब इसके आगे हम जानते हैं बिहार के दक्षिणी नदियाँ के बारे में। अब हम जानते हैं बिहार के दक्षिणी नदियों के बारे में, जो मुख्यतः ये पहला है कर्मनाशा, जो बिहार के दक्षिणी नदियों में पहले स्थान पर आता है, जो विंध्य के पहाड़ियों से या कहें कि कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम स्थान विंध्य की पहाड़ी से है और ये चौसा नामक स्थान, यानी कि बिहार में चौसा नामक स्थान है जो बक्सर ज़िले में पड़ता है, जहाँ पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। वहीं पर कर्मनाशा नदी भी गंगा में प्रवेश करती है। उसके बाद अगला बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, MP में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से निकलती है और ये आकर के दानापुर के मनेर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलती है और ये पटना के फथुआ में आकर के गंगा में मिल जाती है। ये पुनपुन नदी के बारे में हम पहले बताई है कि क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा नदी है जो पटना के फथुआ में आकर गंगा में मिलती है, तो ये पुनपुन है। आगे हम बात करते हैं फल्गु नदी के बारे में, जिसको हम निरंजना नदी भी कहते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध इसी नदी के तट पर ज्ञान उनका प्राप्त हुआ था। ये छोटा नागपुर के पठार से उसका उद्गम स्थान है और ये फतुहा नामक स्थान पर ये पुनपुन में मिलती है। फिर पुनपुन और ये फल्गु नदी फिर गंगा में मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं किउल नदी के बारे में। किउल नदी हजारीबाग से निकलती है। हजारीबाग झारखंड राज्य में है, झारखंड में है। हजारीबाग से निकल करके और बिहार में आकर के लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं अजय नदी के बारे में, जो बिहार के जमुई नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है और ये पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा से मिल जाती है। यही एक नदी है जो उल्टा बहती है, बिहार से निकल करके और पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा से मिलती है। तो ये था बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे की जो वीडियो है वो आप तक पहुँचते